अस्सलाम वालेकुम। एमरजेंसीज़ इन जनरल प्रैक्टिस के हवाले से एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है। आज का हमारा टॉपिक है शॉक। शॉक जिस्म में खून की नामुकम्मल सप्लाई की वजह से या जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, इसमें अगर ब्लड की सप्लाई मुकम्मल ना हो, इस कंडीशन को शॉक कहते हैं। और इसमें जो सबसे अहम फीचर है वो है लो ब्लड प्रेशर। और लो ब्लड प्रेशर के साथ इसमें टैकीकार्डिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें पेरिफेरल साइनोसिस होगी और यूरिनरी आउटपुट बहुत ही कम हो जाएगा। इस सिलसिले में मेरी पहली वीडियो एनाफाइलेक्टिक शॉक के हवाले से आप देख चुके हैं। दूसरी किस्म सेप्टिक शॉक की है, जो हम हो सकता है कि अपनी अगली आने वाली वीडियोस में डिस्कस करें। और तीसरी किस्म है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से, एरिथमिया की वजह से और कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक के जो साइंस हैं उसमें हाइपोटेंशन सबसे पहले है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 90 मिलीमीटर से कम होगा और जो पल्स रेट है वो नॉर्मल हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तीसरा जो इसमें साइन है वो है स्वीयर ब्रेथलेसनेस। और स्वीयर ब्रेथलेसनेस के साथ साइनोसिस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इसमें करना क्या है? पेशेंट को आप बिठा सकते हैं अगर वो बैठ सकता है। एम्बुलेंस के लिए आप फौरी तौर पे कॉल कीजिएगा। आईवी एक्सेस कर लें फ़ौरन और अंडरलाइंग जो कॉज़ है उसको आपने ट्रीट करने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पे अगर ब्रैडिकार्डिया है तो उसमें आपने एट्रोपिन देनी है पेशेंट को। और अगर एक्यूट लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो उसमें आप फ्रूसिमाइड दे सकते हैं, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट दे सकते हैं स्प्रे की सूरत में अगर टॉलरेट कर रहा है पेशेंट। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो आप 100% ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को। और लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि अगर COPD है पेशेंट को तो वहाँ पर आप 100% ऑक्सीजन नहीं देंगे, वहाँ पर 24% ऑक्सीजन आप देंगे। शॉक की एक और किस्म है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ज़्यादातर हेमरेज की वजह से होता है और इनिशियली इसमें टैकीकार्डिया होगा, पल्स 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होगी, पेलर होगा, स्वेटिंग होगी पेशेंट को और पेशेंट रेस्टलेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जो बाद के साइंस हैं, जो लेटर आप साइंस हैं, उसमें आप देखेंगे वो डिकम्पनसेशन के साइंस होते हैं। उसमें अचानक ही ब्लड प्रेशर जो है कम हो सकता है और पल्स भी अचानक कम हो सकती है। और यंग लोगों में, जवान लोगों में जो डिकम्पनसेशन है ये बहुत रैपिडली होती है, ये ज़हन में रखिएगा। और अगर टैकीकार्डिया है तो इसे एक मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में आपने ट्रीट करना है, क्योंकि ये जो टैकीकार्डिया है ये जानलेवा साबित हो सकता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक GI ब्लीड की वजह से भी हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ज़ख्मों की वजह से हो सकता है। ऐसा ज़ख्म लग जाए जिसमें कोई ब्लड वेसल कट जाए और पेशेंट का खून बहुत सारा बह जाए। और ख़वातीन में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म्स। इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा है और 80 से 90% लोग जो हैं हॉस्पिटल जाने से पहले ही मर जाते हैं। और 10% वो लोग हैं जो कि सर्जरी के दौरान जब एओर्टा को रिपेयर किया जा रहा होता है उस वक्त उनकी डेथ हो सकती है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जिसका ब्लड प्रेशर बहुत कम है और उसकी एटिपिकल एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं, ख़ास तौर पे आप जब पेल्पेट करें एब्डोमिन को तो एब्डोमिनल मैस मिले आपको
और वो पल्सेटाइल हो, पल्सेशंस आपको फील हो रही हों, तो आप कंसिडर कीजिएगा ये पेशेंट रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का हो सकता है। इसके अलावा एक और एन्यूरिज्म की टाइप है, वो है डायसेक्टिंग थोरेसिक एन्यूरिज्म। इसमें सीने में शदीद टीयरिंग किस्म की चेस्ट पेन होती है पेशेंट को, और वो बैक की तरफ रेडिएट करती है, और आपने डायसेक्टिंग थोरेसिक एन्यूरिज्म को कंसिडर करना है अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट का बहुत कम होगा और चेस्ट पेन के साथ आए, और ऐसी पेन जो कि वो पेशेंट कहे कि ये बैक की तरफ रेडिएट कर रही है। और जो इसमें डायसेक्शन बढ़ती चली जाती है, एओर्टा की जो ब्रांचेस हैं वो बारी बारी बंद होना शुरू हो जाती हैं। और इसका पता कैसे चलेगा? अगर कैरोटिड आर्टरी फॉर एग्ज़ाम्पल बंद हो गई है तो हेमीप्लेजिया अपीयर होगा, और अगर सब क्लेवियन आर्टरी ओक्लूड हो गई है तो दोनों बाजुओं में अनइक्वल पल्सेस आपको महसूस होंगी, नब्ज़ दोनों बाजुओं में मुख्तलिफ होगी, और इसी तरह ब्लड प्रेशर भी दोनों बाजुओं में आपको मुख्तलिफ मिलेगा। और अगर स्पाइनल आर्टरीज़ ओक्लूड हो गई हैं तो पेशेंट को पैराप्लीजिया हो सकता है, और इसी तरह रीनल आर्टरीज़ के ओक्लूड होने की वजह से पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में जा सकता है। और इसी तरह अगर कार्डिक आर्टरीज़ ओक्लूड हो जाएं तो पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, और एओर्टा की अगर प्रॉक्सिमल एक्सटेंशन वो ओक्लूड हो जाए तो एओर्टिक इनकम्पिटेंस के साइंस आ सकते हैं। अब रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के लिए आपने क्या करना है, या अगर डायसेक्टिंग थोरेसिक एन्यूरिज्म है तो इसके लिए SOPs क्या हैं? पेशेंट को फ़ौरन लिटा दें, और पेशेंट का जो फुट एंड है वो रेज़ करें, लेकिन वो वेस्ट हाइट के लेवल से आपने इसको रेज़ करना है। फौरी तौर पे आप रेस्क्यू को कॉल करें, हमारे मुल्क में रेस्क्यू 1112 है, आप इसे कॉल करें पेशेंट को शिफ्ट करवाने के लिए इमरजेंसी में। पेशेंट की इमीडिएटली IV लाइन मेंटेन कीजिए, और अगर मुमकिन हो तो फुल ब्लड काउंट के लिए आप ब्लड सैंपल फौरी तौर पर ले लीजिए, और क्रॉस मैचिंग के लिए भी, ताकि पेशेंट को बाद में ब्लड लगाया जा सके। और जो आपने IV लाइन मेंटेन करनी है, कोशिश करें कि 2 लार्ज बोर कैनुला आप वो पास करें। आपके पास कोई IV फ्लूइड है तो फौरी तौर पे पेशेंट को स्टार्ट कर दें IV लाइन के ज़रिए, और 10 से 15 मिनट में आप तेज़ी से वो फ्लूइड देंगे। और अगर अवेलेबल है तो आप 100% ऑक्सीजन दें पेशेंट को, और मैं दोबारा कहूँगा कि अगर पेशेंट को COPD है तो आप वहाँ पर 24% ऑक्सीजन देंगे। अब आ जाते हैं नोज़ ब्लीड की तरफ, जिसे हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। ये भी हाइपोवॉल्यूमिया की तरफ ले जाती है समटाइम्स, और अगर नेज़ल सेप्टम में कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाए तो अमूमन उसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब एपिस्टेक्सिस की जो कॉमन रीज़न्स हैं वो यंग लोगों में जो नोज़ पिकिंग की हैबिट होती है, कोराइज़ा है अगर, या उन्हें एलर्जिक राइनाइटिस है, या उन्हें कोई ब्लड की डिज़ीज़ है, खून जिसमें जमता नहीं है, ब्लड डिस्क्रेजियाज हैं अगर कोई, उसमें यंग लोगों में ये अमूमन ये चीज़ें देखी जाती हैं, इसकी वजह से एपिस्टेक्सिस होता है। और बूढ़े लोगों में अगर डीजनरेटिव आर्टीरियल डिज़ीज़ है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसी तरह अगर वो भी नोज़ पिकिंग की हैबिट में है, कोराइज़ा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, या वो किसी ऐसी मेडिसिन पर हैं जैसे एस्प्रिन है, या कोई एंटीकोएगुलेंट ले रहे हैं, उनमें भी ब्लड डिस्क्रेजियाज अगर हैं, और अगर कोई खुदा न खासा ट्यूमर है तो इसकी वजह से उनमें एपिस्टेक्सिस हो सकता है। लेकिन अमूमन देखा गया कि बूढ़े लोगों में कॉज का हमें पता नहीं चलता। अब नोज़ ब्लीड के लिए कुछ SOPs हैं, ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले आपके पास अगर पेशेंट आए तो आप देखिए कि वो किसी एंटीकोएगुलेंट पर, किसी मेडिसिन पर तो नहीं है, एस्प्रिन पर तो नहीं है, या कोई नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग तो नहीं ले रहा, और उससे पूछें कि उसको कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, अमूमन ये ब्लीडिंग के वक्त हाई होता है, तो इसको बार बार चेक करना पड़ता है।
और फिर इसके अलावा आपने देखना है कि शॉक के साइंस तो नहीं है और कोई एयरवे का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तो पेशेंट को शॉक है या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसको फौरी तौर पर स्पेशलिस्ट की ट्रीटमेंट चाहिए होगी। उसको आप फ़ौरन रेफ़र कीजिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, जहाँ पर उसका फौरी तौर पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट को शॉक या ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है। आप नाक की जो सॉफ्ट टिप है इसको ज़ोर से दबा के पकड़ लेंगे, पिंचिंग जिसे कहते हैं, पिंच कर लीजिए और 10 मिनट से ज़्यादा आपने ऐसा करना है। 10 मिनट से ज़्यादा इसे पकड़े रहना है। और पेशेंट ने अगर ऐसा किया हुआ है, आपने नहीं पकड़ा हुआ, या पेशेंट को आपने बता दिया कि ज़ोर से नाक की जो टिप है इसको दबा लें, तो पेशेंट को ये नहीं कहना कि आप इसे बार बार चेक करते रहें कि खून रुक गया कि नहीं। चेक करना मना है। 10 मिनट तक आपने कंसिस्टेंटली इस नोज़ टिप को दबाए रखना है, या पेशेंट ख़ुद इसको ऐसा कर ले। इसके अलावा अगर आपके पास आइस पैक्स अवेलेबल हैं तो नोज़ की ब्रिज के ऊपर आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आइस पैक, आइस की जो थैली है उसको आप नोज़ की ब्रिज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पेशेंट को बिठा दें फ़ौरन, और बैठने की वजह से पेशेंट का जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नेज़ल ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लीड कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। और पेशेंट को आप आगे झुका के बिठाएं, उससे कहें कि आगे को झुक जाए ताकि ब्लड जो है वो पोस्ट नेज़ल स्पेस में ना गिरे। अब ऐसा करने से अगर तो पेशेंट की ब्लीडिंग रुक जाती है, कोशिश करें कि एंटीरियर ब्लीडिंग पॉइंट जो है वो देखने की कोशिश करें। अगर आप कॉटरी कर सकते हैं विद सिल्वर नाइट्रेट तो आप उसे कॉटराइज कर दें। अगर खून रुक जाता है कॉटरी करने से तो कोई एंटीसेप्टिक क्रीम आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो नाक के अंदर लगाए, सुबह शाम 1 हफ्ते के लिए कम से कम। लेकिन अगर ऐसा करने से ब्लीडिंग नहीं रुकती, आइस पैक अप्लाई करने से, पिंच करने से, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और देखिए कि एंटीरियर ब्लीडिंग पॉइंट विजिबल है कि नहीं। अगर एंटीरियर ब्लीडिंग पॉइंट विजिबल है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने कॉटरी करनी है सिल्वर नाइट्रेट से और एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करवा देनी है, और पेशेंट से कहेंगे 1 हफ्ते तक करता रहे। लेकिन अगर बीपी भी लो हो रहा है, एंटीरियर ब्लीडिंग पॉइंट भी विजिबल नहीं है और पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा है, तो आपने फौरी तौर पर पेशेंट को इमरजेंसी में भेज देना है। अब हम बात करते हैं ऐसे मरीज़ों में जो कि टर्मिनली इल हैं। ऐसे पेशेंट जो कैंसर में मुब्तला हैं, ऐसे मरीज़ों में ब्लीडिंग रोकने के लिए आपको फौरी तौर पर डिसीजन करना है कि ब्लीडिंग को रोका जाए या ना रोका जाए। अगर पेशेंट को ट्रीट करने का आपने फ़ैसला कर लिया है तो पहले आप हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की ट्रीटमेंट देंगे और पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे या इमरजेंसी में भेज देंगे। और अगर ब्लीडिंग लंग ट्यूमर से है तो आप एयरवे को प्रोटेक्ट करेंगे और पेशेंट को उस साइड पर लिटा देंगे जिस साइड पे ट्यूमर है। फॉर एग्जांपल अगर राइट लंग में ट्यूमर है तो पेशेंट को राइट करवट, आप दाईं करवट लिटा देंगे। और अगर आप ऐसा फ़ैसला करते हैं कि आपने इसको ट्रीट नहीं करना और पेशेंट बहुत ज़्यादा टर्मिनली इल है, तो जो बुक्स हैं वो ये कहती हैं कि आप पेशेंट के साथ रहिए, पेशेंट को सेडेटिव मेडिसिन दीजिए। इसमें आप मिडाज़ोलैम 20 to 40 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस या आईवी दे सकते हैं, स्लो आईवी, या डाइज़ीपाम आप 10 to 20 मिलीग्राम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और जो पेशेंट के साथ उनके रिश्तेदार हैं, आप इनको मॉरली और एथिकली सपोर्ट कीजिए। अब आते हैं कुछ ऐसी रेयर कंडीशंस की तरफ, कुछ ऐसे शॉक्स की तरफ जिनमें आपने पेशेंट को ख़ुद ट्रीट नहीं करना और पेशेंट को आपने फौरी तौर पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भिजवा देना है। इसमें से एक है न्यूरोजेनिक शॉक, जो कि सेरिब्रल ट्रॉमा की वजह से हो सकती है या हेमरेज की वजह से या हेड इंजरी की वजह से हो सकता है, जिसमें सबएरेक्नॉइड हेमरेज भी हो सकता है। तो इन तमाम सूरतों में आपने पेशेंट को फौरी तौर पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भेज देना है।
दूसरा है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में भी आपने पेशेंट को अपने पास नहीं रखना और फौरी तौर पे इसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भेजना है। तीसरा लिवर फेलवर। अगर लिवर फेलवर की वजह से पेशेंट आपके पास मौजूद है तो आप फौरी तौर पर उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भिजवाइए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो शॉक के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं एक बात की वजाहत करता चलूँ कि ये एक सरसरी सा रिव्यू है मेडिकल इमरजेंसीज़ का, और मेरे वो तमाम देखने वाले जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इन टॉपिक्स को थॉरोली अपनी बुक्स से ज़रूर पढ़ लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।